ये वीडियो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 20 है। सारे इतिहास में जितनी भी आज तक लड़ाइयां हुई हैं उन सारी लड़ाइयों में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पे अगर आपने कोई डिसीजन लिया, अगर वो सही पड़ा तो या वो गलत पड़ा तो पूरे वॉर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक बार पर्शियंस और ग्रीक आर्मी के बीच में बैटल ऑफ सलामी हुआ था। उसमें जर्सस ने एक अहम मोमेंट पे अपनी पूरी फ्लीट को ऑर्डर दे दिया था अटैक करने का, और उसके उस डिसीजन की वजह से उसकी पूरी फ्लीट हार गई थी। इसी का एक दूसरा एग्जांपल है जब ब्रिटेन के एक बहुत फेमस वॉर हीरो होरेशियो नेल्सन ने जब डेनमार्क के कोपेनहेगन के बंदरगाह पे जाके अटैक कर दिया था, तब जब उसके सीनियर ऑफिसर्स ने उसको अटैक करने के लिए मना किया था, उसने वो अटैक किया और फाइनली ब्रिटेन की जीत हुई थी। तो ऐसे पूरे इतिहास में बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां पे एक अहम मोमेंट पे अहम फैसला लेने के बाद जिसने फैसला लिया है उसकी या तो जीत हो जाती है या हार हो जाती है। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने डिसाइड किया कि वो अपने ईस्ट डायरेक्शन में उसके नेबर सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करेगा और ऑपरेशन बारबरोसा को स्टार्ट करेगा, उसके बाद पूरे विश्व युद्ध की डायरेक्शन बदल गई। आज के वीडियो में हम ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 22 जून साल 1941 को सुबह 3:15 पे बग रिवर के पास कुछ रशियन फौजी पेट्रोल कर रहे थे, वो पहरेदारी कर रहे थे। उनके सामने जर्मन फौजियों ने उनको पास बुलाया कुछ डिस्कशन करने के लिए। जैसे वो रशियन फौजी उनकी तरफ बढ़े, तुरंत यहां से मशीन गन फायर हुआ और ये सारे फौजी मारे गए। इसी के साथ पीछे जितने भी जर्मन यूनिट्स थी, वहां पे जितने आर्मर्ड कॉलम्स थे, जितने टैंक्स थे, जितनी यूनिट वहां पे तैयार थी, उनको हरी झंडी दिखा दी गई और शुरुआत हो गई ऑपरेशन बारबरोसा की। ये इस पूरे विश्व युद्ध का एक ऐसा इवेंट था जब एक बहुत ताकतवर कंट्री ने एक दूसरे बहुत ताकतवर कंट्री के ऊपर अटैक किया था। इस मोमेंट के बाद पूरे विश्व युद्ध का, सारे कंट्रीज का हमेशा हमेशा के लिए फेट सील हो गया। बट ये बात यहां पे पहुंची कैसे? क्यों जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो अपने ईस्टर्न नेबर पे हमला करेंगे? जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में दरअसल एक समझौता होकर रखा था जो साल 1939 में हुआ था। इस समझौते का नाम था रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट या फिर नाजी सोवियत पैक्ट। और इस समझौते में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। उसके अलावा इस पैक्ट में और बहुत सारी डील्स हुई थी कि सारी लड़ाई के दौरान जब भी जर्मनी अपने आसपास की कंट्री को इन्वेड कर रहा है तो सोवियत यूनियन से बहुत रिसोर्सेज, ऑयल और बहुत सारा रॉ मटेरियल आता था जर्मनी के पास। तो जर्मनी को एक्चुअली इस रिलेशनशिप से काफी फायदा हो रहा था। और दूसरी तरफ जब जर्मनी ने 1939 में फाइनली अपने ईस्टर्न नेबर पोलैंड को इन्वेड किया, तो उस पैक्ट में यह भी लिखा गया था, सीक्रेट एक उसका सेक्शन था, उसमें भी मेंशन था कि यहां से ये लोग अटैक करेंगे और उसके ईस्ट साइड से सोवियत यूनियन पोलैंड को अटैक करेंगे और फिर इस पूरे कंट्री को दो हिस्सों में बांट लेंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ चीजें साथ में की थी, फिर भी जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर ही अटैक किया। ऐसा होने के बहुत सारे कारण थे। उस समय जर्मनी का सुप्रीम कमांडर एडोल्फ हिटलर ये कह रहा था कि जर्मन्स, जो एथनिक जर्मन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा खास लोग होते हैं, वो ज्यादा शरीर से ताकतवर होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है और इस वजह से वो ज्यादा रिसोर्सेस के हकदार होते हैं। तो एडोल्फ हिटलर का यह मानना था कि वो अपने बॉर्डर्स को, जर्मन अंपायर के बॉर्डर्स को एक्सपैंड करेगा क्योंकि उसको लेबेनस्ट्रॉम चाहिए, यानी अपने लोगों के लिए ज्यादा रहने की जगह। दूसरी तरफ बहुत सारे जर्मनी के लोगों का यह मानना था कि सोवियत यूनियन के जो लोग हैं वो बहुत ही नीचे लोग हैं, मतलब वो उतना वो डिजर्व नहीं करते जितना उनके पास रिसोर्सेज हैं, और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हमारा हक है क्योंकि हम ज्यादा बेहतर लोग हैं, हम एथनिक जर्मन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इस वजह से उनको ये इन्वेजन सही लग रहा था क्योंकि वो डिजर्व करते हैं वो सब होना जो सोवियत यूनियन के पास। उस जमाने में जो जर्मनी था उसमें बहुत सारे लोगों के मन में बहुत डीप तक ये विचारधारा बैठी हुई थी। और जब भी आपको लोगों के मन में बहुत गहराई तक घर करना होता है तो आप सिर्फ एक दो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप के या कुछ छोटी मोटी चीज करके वो आप कर नहीं सकते। आपको बहुत अंदर तक बदलाव करना होता है और वो उस समय हुआ था। जर्मनी के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई होती थी उस सारी पढ़ाई में कहीं ना कहीं इस बात का ये मेंशन रहता था कि जर्मनी के लोगों को सोवियत यूनियन के लोगों से खतरा है और जर्मनी के लोग डिजर्व करते हैं ज्यादा स्पेस और ज्यादा एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और हमेशा उनको सोवियत यूनियन के लोगों से खतरा रहेगा। तो बच्चे जब बड़े होते थे जर्मनी में उस जमाने में, तो ये सोच के बड़े होते थे कि उनको खतरा है और वो अच्छी तरह उनको कन्विंस था कि उनको हमला ही करना है सोवियत यूनियन के ऊपर। तो जब ये पूरा ऑपरेशन प्लान हो रहा था और जब फाइनली अटैक करने की बारी आई
तो बहुत सारे जर्मन लोगों का सपोर्ट मिला इस इन्वेजन को। और जर्मनी के फेवर में यह बात भी थी कि वो बहुत ताकतवर हो चुके थे। जब हिटलर पावर में आया था 1930s के शुरुआत में, तो उसने एक मास मिलिट्री रीआर्मामेंट का प्रोग्राम किया था, जिसने अपनी पूरे देश को मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया था कि अपनी मिलिट्री को ज्यादा ताकतवर करना है। इस वजह से उनकी मिलिट्री काफी स्ट्रांग थी और इस वजह से भी वहां के लोगों को लग रहा था कि वो कहीं पे भी अटैक करेंगे तो वो हार नहीं सकते। और उसके साथ साथ ये बात भी थी कि इसके पहले जर्मनी ने जहां जहां भी अटैक किया था, चाहे वो नॉर्वे हो, पोलैंड हो, फ्रांस हो, चेकोस्लोवाकिया हो, हर बार उनको जीत मिली थी। इसीलिए यह भी एक रीजन था कि जर्मन लोगों को लग रहा था कि वो सोवियत यूनियन को भी हरा ही देंगे। अब अगर बात की जाए सोवियत यूनियन की, तो उस समय वहां पे लीडर था जोसेफ स्टालिन और उसका यह मानना था कि कभी ना कभी तो उसको भी अटैक करना था जर्मनी के ऊपर। ऐसा नहीं था कि उसके प्लान में कहीं नहीं था, उसने कभी सोचा था कि कभी अटैक करेंगे, बट उसका मन में यह था कि वो जानता था कि अभी सोवियत यूनियन की मिलिट्री माइट उतनी ताकतवर नहीं है। वो मिलिट्री के कंपैरिजन में देखा जाए तो अभी जर्मनी बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए वो सोच रहा था कि जब ये लड़ाई हो रही है तो कुछ समय तक और लड़ाई हो, 1-2 साल का और मौका मिले तो सोवियत यूनियन तैयार हो जाएगा जर्मनी पे अटैक करने के लिए। और अगर ये ब्रिटेन से जो लड़ाई हो रही है जर्मनी की और फ्रांस की लड़ाई में अगर ये ज्यादा देर तक जर्मनी फंस जाता है अपने वेस्टर्न एनिमी से लड़ने के लिए, तब वो पीछे से ईस्ट से हमला कर देंगे जर्मनी के ऊपर और इस वजह से जर्मनी को हराने के बाद जर्मनी का बहुत सारा ईस्टर्न हिस्सा सोवियत यूनियन को मिल जाएगा। यह स्टालिन की भी सोच थी। चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी भी हो सोवियत यूनियन की, फिर भी जर्मनी के सारे बड़े कमांडर्स और हिटलर भी यह बात जानता था कि जितनी आसानी से उन्होंने नेदरलैंड्स को हरा दिया और यूगोस्लाविया को उन्होंने सिर्फ 11 दिनों में हरा दिया था, उतने आसानी से वो सोवियत यूनियन को नहीं हरा पाएंगे। इसका रीजन यह है कि सोवियत यूनियन एक विशाल कंट्री था, बहुत बहुत ही बड़ा एरिया था। अगर आप मैप में देखें तो आज भी रशिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और एक्चुअली रशिया तो सोवियत यूनियन का सिर्फ एक हिस्सा था। तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा वो। तो इतना बड़ा एरिया कवर करना था, तो वो जानते थे कि वो कुछ दिनों की बात तो नहीं होगी, कुछ हफ्ते या महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। इस वजह से जर्मनी के इन्वेजन प्लान का यह भी डिसीजन था कि उनको अपनी सारी आर्मी को जो भी राशन, जो भी खाना पीना, रिसोर्सेस सोवियत यूनियन से मिल रहे हैं, बस उसी को इस्तेमाल करना है। इसका मतलब सोवियत यूनियन में जितना भी खाना पीना है वो सब कुछ जर्मनी को मिलेगा और सारी लोकल जनता, सोवियत जनता भूखी मरेगी। ये उनके इन्वेजन प्लान का हिस्सा था। उन लोगों का ये प्लान था कि जून 22 को इन्वेजन स्टार्ट हुआ है तो सितंबर तक आते आते वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन को हमको स्टार्व कर देना है। बहुत सारे जर्मनी के जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने इस प्लान पे अपनी आपत्ति प्रकट की। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इतने सारे लोगों को पूरी तरह मरने के लिए छोड़ देना। और ये कुछ 200-300 लोगों की बात नहीं है, लाखों लोगों की बात है। तो इस चीज में उनका यह मानना था कि अगर हम इतने लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे तो ऐसी जनता जिसको आपने बहुत सताया है, अत्याचार किया है, तो वो जनता आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत तंग करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनको अगर बहुत लोगों का भूखे मार रहे हो तो आप वहां पे आराम से राज कर सकते हो, वो लोग आपको कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम उनके साथ थोड़ी रहम दिली से पेश आए तो उनको मैनेज करना हमारे लिए आसान होगा। परंतु कुछ दूसरी तरफ ऐसे भी कमांडर्स है कि हमको नहीं, हमको सोवियत यूनियन की जनता को बुरी तरह उनको एकदम एक्सप्लॉइट करना है। हरमन गोरिंग का यह मानना था कि हमको यहां की जनता को पूरी तरह उनका सर्वनाश करना है और ये ऐसे लोग नहीं है कि जिनके साथ हम लोग थोड़ी भी दया दिखाएं। जो भी ऑपोजिशन करेगा उसको हमको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। कोई बात ही नहीं थी इस चीज की कि पीस की बात करेंगे या उनको हम लोग उनके थोड़ी रहम करेंगे, नहीं, उनको खत्म करना है। यही रीजन था कि 1941 के बाद बहुत सारे मिलिट्री जनरल इस बात से नकार नहीं सकते थे कि उनको पता था कि क्या क्या अत्याचार होने वाला है सोवियत यूनियन के ऊपर, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी वजह से लड़ाई खत्म होने के बाद बहुत सारे जनरल्स पकड़े गए थे वॉर क्राइम्स के लिए। ऑपरेशन बारबारोसा के स्टार्ट होने के पहले सोवियत यूनियन की सोसाइटी बहुत ही एक टाइटली रेगुलेटेड सोसाइटी थी। वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो अपनी जनता को बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करती थी और इसी वजह से इसके इन्वेजन के कुछ सालों पहले तक बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, मिलिट्री लीडर्स को और सिविलियंस को, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के या तो एग्जीक्यूट किया गया था या जेल में भेजा गया था जिनको सरकार ही समझ रही थी कि सरकार के विरोधी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ था इस चीज का मिलिट्री के एंगल से वो ये था कि 1937 और 38 के जो पर्जेस हुए थे जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स को पकड़ पकड़ के उनको या तो एग्जीक्यूट कर दिया था या फिर जेल भेज दिया था, उस वजह से
मिलिट्री ताकत जो थी रशिया की, सोवियत यूनियन की, वो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हुई। सोवियत यूनियन के 2/3 मिलिट्री जनरल्स को या मार दिया गया था या उनको उनकी जगह से हटा दिया गया था। इस वजह से सोवियत मिलिट्री हालांकि बहुत बड़ी थी साइज में, परंतु उनकी लीडरशिप पूरी तरह अपाहिज हो गई थी। एक्सपीरियंस कमांडर्स को अपनी पोजीशन से हटाने के बाद जिन लोगों को उनकी जगह पर रखा गया, जिन कमांडर्स को, वो कम एक्सपीरियंस थे या फिर सिंपली अच्छे लीडर्स ही नहीं थे, और इसी वजह से, खराब लीडरशिप होने की वजह से शुरुआती दिनों में ऑपरेशन बारबरोसा में बहुत नुकसान हुआ सोवियत यूनियन को। उसके अलावा उनकी आर्मी साइज में बड़ी थी पर उनके पास इक्विपमेंट नहीं था। इतनी बड़ी आर्मी के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, पर उनके पास इनफ रेडियोज ही नहीं थे, जो इतनी बेसिक कम्युनिकेशन डिवाइस थी उस टाइम पे, और पूरी आर्मी सप्लाइड ही नहीं थी। आप सोचिए कि आप वॉर में अपनी सेना भेज रहे हैं और उनके पास बेसिक चीज, एक बंदूक भी नहीं है। इसको जब आप सोचेंगे, मन में रख के देखिए, तो एक कितनी बड़ी बात लगती है कि वो एक इंसान, एक फौजी क्या करेगा बैटलफील्ड पे जाके, अगर उसके पास, उसको मशीन गन का सामना करना है बट उसके पास एक वेपन भी नहीं है। जो भी, तो बहुत बार तो ऐसा होता था कि जो लोग लड़ाई में जा रहे हैं वो अपने घर से ही कुछ चाकू छुरी या अपनी पर्सनल बंदूक लेके आते थे। उनके पास बंदूकें नहीं थी और उसके पास बुलेट्स नहीं थी, उनके पास आर्टिलरी नहीं थी। बहुत बुरी तरह हालत थी उस समय सोवियत यूनियन की आर्मी की, ऑपरेशन बारबरोसा के स्टार्टिंग के टाइम। उसके अलावा एक बात और ये थी कि सोवियत यूनियन की पूरी मिलिट्री प्लानिंग, उनकी डॉक्ट्रिन ऐसी थी कि उन्होंने हमेशा ऑफेंस के बारे में सोचा था, यानी हमेशा वो अटैक करने का प्लान बनाते थे। उनकी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी। इस वजह से भी ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्टिंग में बहुत ही घातक साबित हुआ सोवियत यूनियन के लिए। अब बात करते हैं जोसेफ स्टालिन की। ये उस समय सोवियत यूनियन के लीडर थे। इसका यह मानना था कि जर्मनी सोवियत यूनियन के ऊपर हमला नहीं करेगा। क्यों? पहली चीज तो ऑब्वियसली उन्होंने एक पैक्ट किया था। तो किसी भी इंसान से अगर आपने एक समझौता किया हुआ है तो आप ये सोच के चलते हो कि हाँ, समझौता किया है तो अटैक नहीं करेगा। पर उस जमाने में ये बहुत हो रहा था कि आपने पैक्ट किया है, बट जब आपको अटैक करना है तो आप अटैक कर दोगे, पैक्ट को आप साइड में कर दोगे। उसके अलावा जो रीजंस थे स्टालिन के, वो ये था कि एक तो जब उसको पता था कि जर्मनी अभी लड़ाई में उलझा हुआ है वेस्ट कंट्रीज में, और उसने अभी तक ब्रिटेन को नहीं हराया है, तो जब ब्रिटेन से लड़ाई चल रही है तो उस टाइम पे एक एग्जिस्टिंग लड़ाई होने के बावजूद वो क्यों ईस्ट के ऊपर हमला करेगा। दूसरी तरफ जब स्टालिन को ब्रिटेन से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती थी, यानी कि उनको बता रहे थे कि भाई वो लोग ऑपरेशन बारबरोसा प्लान कर रहे हैं और वो कभी भी लॉन्च कर देंगे, तो उन सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को स्टालिन ठुकरा रहा था। जोसेफ स्टालिन को शायद ये लग रहा था कि ब्रिटिश लोग कोई सीक्रेटली ट्रीटी कर लेंगे जर्मनी से ताकि हिटलर ब्रिटेन के ऊपर हमला ना करे, और इसी वजह से ब्रिटेन के लोग सारी गलत सलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट देके सोवियत यूनियन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और सोवियत रेड आर्मी के जो अपने मिलिट्री जनरल्स थे, उनको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी ग्राउंड से, उन रिपोर्ट्स को भी स्टालिन पूरी तरह मना कर रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, ये सारी रिपोर्ट्स गलत हैं, जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक नहीं करेगा। तो स्टालिन को ये जो मन में विश्वास बना हुआ था कि जर्मनी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए जर्मनी ने भी अपना एक किरदार निभाया। उन्होंने क्या किया, मई 10 को जब बैटल ऑफ ब्रिटेन खत्म हो चुका था, उस समय उन्होंने जाके ब्रिटेन के ऊपर एक बहुत हैवी एरियल स्ट्राइक की। 500 से ज्यादा बॉम्बर्स गए थे जर्मनी के वहां पे और उन्होंने वहां बॉम्ब्स गिराए थे। इस इंसिडेंट के बाद स्टालिन को लगा कि ये देखो, सारा अभी लुफ्टवाफे का फोकस ब्रिटेन के ऊपर है, तो वो कैसे हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस वजह से भी वो कन्विंस हो रहा था। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में, स्पेशली जर्मन और सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स के रीजन में जितने लोग रहते थे, वो लोग इतना कॉमनली बात कर रहे थे कि कभी भी यहां पे अटैक हो जाएगा। इतना हैवी मिलिट्री मूवमेंट हो रहा था सोवियत बॉर्डर पे, जर्मनी के इतने सारे ट्रूप्स वहां पे इकट्ठा हो रहे थे। इन सारी बातों को, इन सारी रिपोर्ट्स को कंप्लीटली स्टालिन इग्नोर कर रहा था। स्टालिन को शायद यह भी लग रहा था कि जर्मनी का जो इतना बड़ा वॉर एफर्ट है, पूरे यूरोप में उसने कोहरा मचा कर रखा है, उस सारे मिलिट्री एफर्ट के लिए वो कितना निर्भर करता है सोवियत यूनियन के ऊपर। सोवियत ऑयल, रिसोर्सेस, मेटल, इतनी सारी चीजों के लिए सोवियत यूनियन से ही हेल्प ले रहे थे जर्मनी, तो वो कैसे उनके ऊपर हमला कर देंगे। यहां तक बात हुई थी कि ऑपरेशन बारबरोसा के स्टार्ट होने के एक दिन पहले तक भी सोवियत यूनियन की सारी, उनकी मतलब रिसोर्सेस से भरी गाड़ियां आती थी जर्मनी के अंदर, और उसी सारे सामान को लेके बाद में अटैक किया जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर। क्योंकि स्टालिन कन्विंस था कि जर्मनी हमला नहीं करेगा, इसलिए उसने किसी भी बॉर्डर रीजन पे अलर्ट नहीं भेजा कि तुम लोग तैयार रहो लड़ाई के लिए। इसके बावजूद जो समय सोवियत यूनियन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे जॉर्जी ज़ुखोव, उन्होंने सारे बॉर्डर एरियाज को जो जर्मनी के नजदीक थे, उन सारे वहां पे जितने भी यूनिट्स थी, उनको एक अलर्ट भेज दिया कि आप
रेडी रहो, कभी भी इन्वेजन हो सकता है। पर ये अलर्ट बहुत लेट पहुंचा, क्योंकि इस अलर्ट के पहुंचने के 1 घंटे के बाद ही लड़ाई शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं इस इन्वेजन की मिलिट्री माइट के बारे में। सोवियत यूनियन ने इस बॉर्डर के रीजन में, उनके पास 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख सोल्जर्स थे, उनमें से 25 लाख सोल्जर्स को इस एरिया में डिप्लॉय किया हुआ था। जैसा आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके अलावा सोवियत यूनियन के पास 10,000 से ज्यादा टैंक्स थे और 8,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। परंतु ये सारा जितना भी इक्विपमेंट था ये मॉडर्न नहीं था। दूसरी तरफ अगर जर्मनी की बात की जाए तो ऑपरेशन बारबरोसा के लिए हिटलर ने 36 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय किया था। उसके साथ 3600 टैंक्स और 2700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। और ये सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट और टैंक जितना भी इक्विपमेंट था ये सब मॉडर्न था। और इसी वजह से कम टैंक्स और कम एयरक्राफ्ट होने के बाद भी जर्मनी की मिलिट्री काफी स्ट्रांग थी इक्विपमेंट के एंगल से सोवियत यूनियन के सामने। ऑपरेशन बारबरोसा का जर्मनी का जो पूरा प्लान था उसका ओवरऑल कमांड था फील्ड मार्शल वॉल्टर वॉन प्रोशिट्ज के पास। तो इन तीनों फ्रंट्स पे जब इन्होंने अटैक किया तो अलग अलग जगहों पे उनके टारगेट एरियाज थे। जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि जर्मनी के इक्विपमेंट बहुत मॉडर्न थे इसलिए स्टार्टिंग के समय बहुत तगड़ी सक्सेस मिली जर्मनी को। सिर्फ 24 आवर्स के अंदर 1200 सोवियत यूनियन के एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए गए थे। इतना तेज अटैक। आप सोचिए उनके पास 8,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे, बट अगर 1200 एयरक्राफ्ट आप एक ही दिन में लूज कर दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके साथ साथ सोवियत यूनियन के ईस्टर्न रीजन में कुछ बाल्टिक कंट्रीज जो थी, लातविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया, इन कंट्रीज में एक्चुअली जर्मन अटैकर्स को एज लिबरेटर्स लोग वेलकम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि सोवियत यूनियन की जो यहाँ पे आर्मी है ये हमारी मर्जी के बिना है यहाँ पे और इन्होंने हमको दबा के रखा है। तो जब सोवियत यूनियन की आर्मी वहां से रिट्रीट कर रही थी, उन जगह से हट रही थी क्योंकि जर्मन अटैक हो रहा था, तो वहां की लोकल पॉपुलेशन हैरेस कर रही थी रेड आर्मी को। मतलब ये लोग फायर कर रहे थे सोवियत यूनियन की आर्मी के ऊपर। इसी वजह से रिट्रीटिंग रेड आर्मी के सोल्जर्स को जर्मनी का सामना करना ही था, बट लोकल जनता का सामना करना पड़ रहा था इन रीजन्स। ऑपरेशन बारबरोसा के पहले हफ्ते के अंदर अद्भुत सक्सेस मिली जर्मनी को। रेड आर्मी के बड़े बड़े डिविजन्स, पूरी आर्मीज को जर्मन आर्मी पूरी तरह इंसर्कल कर ले रही थी और उनको कैप्चर कर ले रही थी। हजारों लाखों की तादाद में रेड आर्मी के सोल्जर सरेंडर कर रहे थे। उनके पास इक्विपमेंट नहीं था कि वो इतनी स्ट्रांग और इतनी मॉडर्न आर्मी के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सके। बियरस्टॉक और मिन्स्क के रीजन में तो पूरी आर्मीज को उन्होंने एक साथ पकड़ के रखा था जर्मनी ने। एयरफील्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे वो लोग। और जब वो आगे बढ़ रहे थे जर्मन फौजी, तो वहां से जितनी रेड आर्मी के सोल्जर्स थे जब वो पीछे हट रहे थे तो वो उन टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। तो अल्टीमेटली जितना भी ऑपरेशन बारबरोसा के स्टार्टिंग में जितने भी रीजन से ये आर्मीज गुजरी, वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हुआ। या तो जर्मनी का, या तो जो आर्मीज हट रही थी वो जगह को पूरी तरह तबाह कर दे रहे थे ताकि जर्मनी के लोग इस जगह को इस्तेमाल ना कर पाए। जो फील्ड हॉस्पिटल्स थे सोवियत यूनियन के अंदर, जिसकी 200-250 की कैपेसिटी थी, वहां पे 5,000-6,000 फौजी वहां पे इकट्ठा हो गए थे। उनके पास बेड्स नहीं थे तो उनको टेंट लगा के टेंट में रखा गया। उसके बाद टेंट्स की भी जगह नहीं थी तो बाहर फौजी पड़े हुए थे। उनको चोट लगी है तो उनका सिर्फ अगर कुछ श्रापनल है तो उसको डॉक्टर निकाल रहा था। उनको पास पट्टियां भी नहीं थी। बहुत ही बुरी हालत थी सोवियत आर्मी की और वहां के सिविलियंस। ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन था यूरोप में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया। अब देखिए, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन लोगों में खास बनती नहीं थी, बट अब उनके ऊपर हमला कर दिया था तो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि जर्मनी हारे। तो उसने सोवियत यूनियन के साथ हमदर्दी प्रकट की, बट साथ में यह भी कहा कि हम उनके साथ सांत्वना देते हैं उनको, बट हम उनकी तरह नहीं है। तो बहुत ही एक डिप्लोमेटिक तरह से उसने इस बात को सपोर्ट किया कि हम जर्मनी के अगेंस्ट खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में तो लोग खुश हो गए कि इतनी बड़ी सोवियत यूनियन कंट्री है और वहां की आर्मी स्ट्रांग है, इतने फौजी उनके पास, बट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। और वहां के मिलिट्री जनरल्स को तो ये लग रहा था जर्मनी के कि कुछ ही हफ्तों में या कुछ महीनों में हिटलर जाके मॉस्को में लोगों को भाषण दे रहा होगा। इतना वो लोग कन्विंस हो गए थे कि वो जीत जाएंगे। उसके बाद उनके खुद के जनरल्स ये बात विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज कुछ कर नहीं पा रही है। अपनी ही सक्सेस को लेकर जर्मनी के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी खराब लीडरशिप कैसे हो सकती है सोवियत यूनियन की और इतनी खोखली कैसे हो सकती है उनकी आर्मी। ऑपरेशन बारबरोसा की स्टार्टिंग के दिनों में ये एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि ये पहले के जर्मनी के इन्वेजन से अलग था, क्योंकि इसमें उन लोगों का प्लान ही ये था कि यहां की जितनी भी लोकल जनता है हमको उनको
मिटाना है। हिटलर ये चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन एक्वायर करें और कम से कम जनता। इसी वजह से जितनी भी जर्मनी की यूनिट्स आगे बढ़ रही थी, वो जितने भी लाखों की मात्रा में मिन्स्क हो गया या फिर बैरस्टॉक हो गया, जितने भी रीजन में वो आर्मी को कैप्चर कर रही थी, उनको पकड़ पकड़ के वो लोग जेल में डाल रहे थे, केजेस में डाल रहे थे। और इसके पहले भी उन्होंने लोगों को, फौजियों को पीओडब्ल्यू बनाया था और डाला था केजेस में। फ्रांस में भी किया था, बट वहां उनको डालने के बाद जेल में उनको खाना मिलता था। यहां पे वो ऐसा नहीं कर रहे थे, सिर्फ जेल में डाल के उनको मरने के लिए छोड़ रहे थे। रेड आर्मी भी जहां जहां पे जर्मन पीओडब्ल्यूज को पकड़ रही थी, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। तो चाहे जीत कोई भी रहा हो, बट ऑपरेशन बारबरोसा के स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ का टेरिबल लॉस हुआ, एक मैसेकर हुआ, हर तरफ लोगों की जान जा रही थी। इस इन्वेजन के स्टार्ट होने के बाद सोवियत यूनियन की जो पूरी सोसाइटी थी वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर्ड थी, अच्छे से रेगुलेटेड थी, बट इसके बाद वो और हो गया। जितने भी रेडियो स्टेशन थे उन सब पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, ताकि वो कंट्रोल कर सके कि क्या न्यूज जनता तक पहुंच रही है और अपना मैसेज पहुंचा पाए। उसके अलावा जितने भी ऐसे लोग थे जिनका ऐसा मान रही थी सरकार कि इनका कोई कनेक्शन हो सकता है जर्मनी के साथ, यहां तक कि ऐसे सिविलियंस जिनका जर्मन नाम भी है, उनको भी पकड़ पकड़ के या एग्जीक्यूट कर रहे थे या वो गुलाग में भेज रहे थे, यानी जेल में भेज रहे थे। बहुत बुरी तरह क्रैकडाउन किया रशियन गवर्नमेंट ने वहां की जनता के ऊपर, और ऐसे लोगों को निकालने के लिए कि कोई भी इसमें हल्की भी कनेक्शन है जर्मनी के साथ तो उनको हम पकड़ लेंगे। 21 जून 1941 को जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट किया था, और 22 जून यानी अगले ही दिन दोपहर में 12:15 बजे मोलोटोव ने रेडियो पे जाके लोगों को अनाउंस किया कि अब सोवियत यूनियन पे हमला हो चुका है। जोसेफ स्टालिन की बात करें तो उसको अभी भी लग रहा था कि शायद ये इन्वेजन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये फुल ब्लोन इन्वेजन नहीं है, शायद अभी भी कोई चांस है। बट स्टालिन की इस छोटी सी उम्मीद पे पूरी तरह पानी फिर गया 28 जून को, जब मिन्स्क पूरी तरह कैप्चर कर लिया जर्मन फोर्सेस। इस न्यूज को सुनने के बाद स्टालिन इतना अपसेट हुआ कि जहां पे मॉस्को में रहता था उसकी ऑफिशियल बिल्डिंग में, वहां से वो चला गया और बाहर मॉस्को के बाहर एक जंगल है, वहां उस जंगल में जो रिट्रीट था उसका, वो वहां चला गया। जब सोवियत यूनियन के मिलिट्री जनरल्स ने और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने देखा कि उनका जो सबसे बड़ा कमांडर है, उनका प्रेसिडेंट जो है, जब वही अपनी जगह पे नहीं है, तो उसको बुलाने के लिए, उसको समझाने के लिए एक डेलीगेशन गया उसके रिट्रीट में और उसको आग्रह किया कि इस मुश्किल घड़ी में हमको आपकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप हमको लीड करिए और हमको बताइए कि हमको अब क्या करना है। स्टालिन ऑलरेडी बहुत अपसेट था और शायद ऐसा कहते हैं कुछ हिस्टोरियंस कि कहीं ना कहीं उसको लगने लग गया था कि इसके बाद उसको पावर से हटा दिया जाएगा। तो जब स्टालिन ने देखा कि ये डेलीगेशन उसके पास आया है उसको मनाने के लिए कि वो उनको लीड करे और वो सोवियत यूनियन की आर्मी को गाइड करे, तो इसके बाद स्टालिन की जो उसकी जनता के सामने जो जैसी रेपुटेशन थी, उस रेपुटेशन से बिल्कुल अलग स्टालिन ने कुछ किया। वो क्या चीज थी, इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। ऑपरेशन बारबरोसा के ऊपर मैं बहुत सारे एपिसोड बनाने वाला हूं, और अगर आपको इस ऑपरेशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो बहुत कमाल की बुक है जिसे मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च किया था। उस बुक का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो का जो अगला एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड पे भी, वीडियो के सेंटर पे वो लिंक में डाल दूंगा।